हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग अभी एससीईआरटी जो बिहार सरकार की किताबें हैं, बिहार की जो किताबें हैं जिसको हम लोग एससीईआरटी बोलते हैं, तो एससीईआरटी की किताब हम लोग छठी क्लास की पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। छठा क्लास का हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और यही है हमारा भाग 1, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 हो जाएगा। और ये छठी क्लास की बुक है और ये समग्र शिक्षा अभियान की किताबें हैं। तो हम लोग अभी पॉलिटी पढ़ेंगे और ये पॉलिटी जो है आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे पीआरटी के पेपर में 10 से 12 प्रश्न आपके पॉलिटी से पूछे जाते हैं, तो जो भी विद्यार्थी जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन में पॉलिटी है उनको ये पेपर यानी कि ये जो बुक है एससीईआरटी की किताब जिसे हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी बोलते हैं, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस किताब को हम लोग, है ना, इस किताब को हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हमें इसका फ़ायदा मिले। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अपना सेशन प्रारंभ किया जाए। चलिए, ये छठा क्लास का हमारा ये बुक हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए इसको, है ना। अध्याय आप देखते होंगे, हो सकता है आपके पास बुक हो तो बुक का अध्ययन जरूर करिएगा, है ना। बुक का अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर कहता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया है ना। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो संविधान को अंगीकृत जो है यह 26 नवंबर 1949 को किया गया। संविधान को अंगीकृत किया गया यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, विविधता की समझ। विविधता की समझ। हमारे भारत में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ की भाषा अलग अलग है, यहाँ का रहन सहन भी अलग अलग है, खान पान भी अलग अलग है, वेशभूषा भी अलग अलग है ना। जो लोग जिस धर्म को स्वीकार करते हैं उसी धर्म के अनुसार अपना अनुष्ठान भी करते हैं, वो भी बिल्कुल अलग अलग है। फिर भी इतना विविधता हुए भी एकता है, ये हमारे भारत के लिए, है ना, सबसे अगर कहा जाए तो पूरी दुनिया में एक अनोखी, है ना, समाज हो जाती है, एक अनोखी हमारे यहाँ एक परंपरा हो जाती है यहाँ पे। चलिए तो जैसे में अध्याय नंबर 1 हम लोग देखेंगे, इसमें क्या कहता है ना। कहता है कि बिहार में छठ पूजा हर राज्यों का अपना एक विशेष पर्व होता है। जैसे आपके बिहार शिक्षक भर्ती में या बीपीएससी में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि बिहार का कौन ऐसा पर्व है जो बहुत ही व्यापक तौर पे मनाई जाती है, बहुत ही व्यापक तौर पे। तो ये बिहार में छठ पूजा बहुत ही व्यापक तौर पे मनाया जाता है। अगर हम लोग छठ पूजा की बात करें तो देखिएगा, बिहार की एक औरंगाबाद जिला है। बिहार के औरंगाबाद जिला में एक देव मंदिर है। औरंगाबाद जिला में एक देव मंदिर है और यह देव जो मंदिर है यह सूर्य का देव मंदिर हो जाता है। और कहा जाता है कि यहीं यानी कि देव मंदिर के सामने जो एक छोटा सा तालाब है, इसी तालाब से छठ पूजा प्रारंभ हुआ। और ये पूरे भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी, अगर आप अमेरिका जाते हैं, जो भारत के लोग निवास करते हैं, जहां बिहार के लोग निवास करते हैं, जैसे मॉरिशस देख सकते हैं, टोबैगो, टिडिबाग भी जो कंट्री है, वहाँ भी इस पूजा को, इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये बिहार का सबसे अद्वितीय, है ना, ये पर्व हो जाता है जिसे हम लोग छठ पूजा कहते हैं। बिहार के लिए इम्पॉर्टेंट है छठ पूजा, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा तो पश्चिम बंगाल में भी इसकी एक विशेषता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। जैसे में आप पटना के घाट पे जब भी आइएगा छठ पूजा के समय में, तो यहाँ पर इतना भीड़ रहेगा, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की जो संस्कृतियाँ है, बहुत ही अनोखा नज़र आएगा, है ना, बहुत ही अनोखा नज़र आता है छठ पूजा के समय में। और यहीं पर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा विशेष रूप से मनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। एक समय में अगर हम लोग बात करें तो गणेश उत्सव महाराष्ट्र में भी उस लेवल का नहीं मनाया जाता था। इसको सबसे ज़्यादा तवज्जो, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली बाल गंगाधर तिलक के समय में। इसलिए आप देखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय जनमानस में
भारत के लोगों के अंदर जन यानी कि जो चेतना जो बढ़ाई जाती है ना, राष्ट्र के प्रति जो चेतना बढ़ाई जाती है, उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया। इसके लिए उन्होंने गणेश उत्सव का आयोजन भी किया, शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किया। उसके बाद देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के प्रयास के प्रतिफल से ही पूरे भारत में आज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है गणेश उत्सव। जैसे केरल में हम लोग देखेंगे तो केरल में ओणम उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। केरल में ओणम उत्सव बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो यहाँ पे झारखंड में देखिएगा तो सरहुल उत्सव जो है, सरहुल उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो कम से कम इसे याद रखिएगा कि किस राज्य में कौन सा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे, है ना, ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं। जैसे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे पूरे भारत में 1652 भाषा बोली जाती है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो भाषा जो मातृभाषा में लोग जो बात करते हैं लगभग 19,000, है ना, लगभग 19,500 भाषाएं मातृभाषा के तौर पे हमारे भारत में बोली जाती है यहाँ पर। लेकिन संविधान की अनुसूची 8वीं में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है ना। संविधान की 8वीं अनुसूची में अगर हम लोग बात करें तो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। संविधान के मूल में मात्र 14 भाषाओं का ही वर्णन किया गया था। अगर हम लोग बात करेंगे कि भारत के संविधान के मूल में कितनी भाषा थी, तो ये 14 भाषा हो जाती है ना, 14 भाषा थी। लेकिन वर्तमान में भाषा की संख्या कितना है, तो वर्तमान में भाषा की संख्या 22 हो जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं 21वीं संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। 21वीं संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसमें एक भाषा को जोड़ा गया और वो भाषा है आपका सिंधी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और इस तरीके से हमारे भारत के संविधान में अनुसूची में, है ना, ये 15वीं भाषा एक नए भाषा के रूप में सामने आया। उसके बाद आप देखिएगा 71वीं संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और यहाँ पे 3 भाषा को ऐड किया गया, 3 भाषा को यहाँ पे जोड़ा गया। कौन कौन भाषा है, तो यहाँ पर देखिएगा कोंकणी भाषा है, कोंकणी भाषा। एक भाषा है आपका मणिपुरी भाषा है, और एक भाषा है जिसका नाम है नेपाली। यहाँ पर 3 भाषा जोड़े गए। कब? 71वीं संविधान संशोधन के तहत, और ये हुआ 1992 में, है ना। इस तरह से ये 15वीं भाषा, ये 16वीं और ये 17वीं, ये 18वीं हो जाता है। अभी हमें 4 भाषा की जरूरत है ना। उसके बाद देखिए 2000 यानी कि 92वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2003 में, 2003 में हुआ, और इसी समय 4 भाषा को जोड़ा गया। वह 4 भाषा कौन कौन है, तो देखिएगा ये हो जाएगा बोडो, डोगरी, है ना, डोगरी, और एक हो जाएगा संथाली, और एक हो जाएगा आपका बिहार का भाषा है जिसको हम लोग मैथिली भाषा कहते हैं, है ना। ये मैथिली भाषा हो जाता है। इस तरीके से, है ना, कितना हो जाएगा? 19, 20, 21 और 22 भाषा हो गया वर्तमान में, है ना। अनुसूची कितनी है? अनुसूची वर्तमान में 12 अनुसूचियां है, जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। और भाषा कितने हैं, तो 22 भाषा हो जाएगा। ठीक है, कितना भाषा है, तो 22 भाषा हो जाता है। ठीक है। जैसे में यहाँ पर देखिए राज्य का नाम, तो ये तो आप समझ सकते हैं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, है ना। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितना है, 22वीं है। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को इसमें जोड़ा गया। सिंधी भाषा को याद रखेंगे आप सभी लोग, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो यही 21वां संविधान संशोधन हो जाता है। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1992 में यहीं पर 71वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। और यहाँ पर 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? कोंकणी भाषा हो जाएगा, मणिपुरी भाषा हो जाएगा, और नेपाली भाषा हो जाता है। 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत इसको 4 भाषा इसमें जोड़ा गया। 4 भाषा कौन है, तो मैथिली हो जाएगा, संथाली हो जाएगा, और यहाँ पे डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया। इस तरीके से अभी भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 22 भाषा हो जाएगा, 22, है ना। देखिए संविधान की रचना डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब के द्वारा किया गया, और यही वजह है कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो संविधान की रचना को लेकर के बहुत ऐसी बातें की जाती है
है ना। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो बहुत ही, है ना, मतलब असामाजिक बोला जा सकता है, असामाजिक जो तत्व है, जैसे हम लोग कभी कभी भाषाओं में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो समाज के ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि एक निचले तबके का कोई व्यक्ति इतना बड़ा काम कर दे। भारत में रास नहीं आता, है ना। तो ये बात तो एकदम सटीक है कि भारतीय, है ना, संविधान सभा का जब गठन हुआ तो एक ही बंदा था जिसके इशारों पे सब खेला खेल हो रहा था, अगर देखा जाए तो, है ना। भारत की जो संविधान की रचना हुई, सारा का जो कहा जाता है ना कि नेतृत्व जो है और सारी जिम्मेदारियां जो है इसी एक ही व्यक्ति पर आ गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कंधों पर। कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल, आजकल प्रश्न पूछे जाने लगे हैं आपके बीपीएससी के संदर्भ में, इसलिए हम बोलते हैं व्यक्तित्व अगर पढ़ना है तो 10-15 व्यक्तित्व जो हमने पढ़ाया है उसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि व्यक्तित्व से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और आपको तैयार करना है कि हमको बिहार शिक्षक भर्ती में एक सीट को कन्फर्म करना है, तो आपको पर्सनालिटी भी उतना ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था और मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था, महू में, है ना। और यहाँ पर देखिएगा तो 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि ये महार जाति में थे, यही तो प्रॉब्लम हो गया, है ना। महार जाति में थे इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। अगर ये महार जाति में न होकर के अगर उच्च वर्ग जाति में अगर होते तो सोचिए, है ना, पता नहीं लोग सबसे बड़का देवता इन्हीं को बना देता। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कहते हैं कि जुलाई, कब, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कब, है ना, जुलाई 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ, चुनाव हुआ। कहता है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया, 1924 में प्रस्तुत किया। अच्छा, हम लोग अभी देख रहे थे, है ना, यहाँ पे अनुसूची, तो थोड़ा सा अनुसूची का भी एक बार जिक्र हो जाए, रिवीजन हो जाए, अच्छा रहेगा। देखिए अनुसूचियों की संख्या कितना है, तो 12 है। अनुसूची की संख्या कितना, तो 12 अनुसूची है। तो पहला अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो देखिए पहला जो अनुसूची है उस पहला अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र का, है ना, संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जैसे अगर हम लोग भारत में बात करें तो 26 जनवरी 2020 के बाद हमारे भारत में राज्यों की संख्या 28 हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना, 8 हो जाता है। इसका वर्णन, है ना, पहला अनुसूची में। उसके बाद दूसरा अनुसूची कहता है, दूसरा अनुसूची में वेतन का वर्णन है, वेतन का। और तीसरा अनुसूची में यहाँ पर देखिएगा तो पेंशन का वर्णन किया गया है यहाँ पर। चौथा अनुसूची 1 से लेकर के 12 तक अनुसूची जो है उसको रट के रखिए, याद करके रखिए। चौथा अनुसूची में कहता है कि राज्यसभा सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। यहाँ पर राज्यसभा, है ना, राज्यसभा सीटों के आवंटन का, सीटों के आवंटन का, है ना, आवंटन का वर्णन किया गया है। तो 5वीं अनुसूची में यहाँ पर देखिएगा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के संदर्भ में यहाँ पर वर्णन मिलता है। 5वीं अनुसूची में हम लोग देखेंगे तो अनुसूचित क्षेत्र हो जाएगा, है ना, अनुसूचित क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पर एसटी जो अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, है ना, प्रशासन और नियंत्रण के संदर्भ में, नियंत्रण के संदर्भ में यहाँ पे वर्णन मिलता है 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे, तो 6ठी अनुसूची में असम, है ना, इसको याद रखिएगा, असम, मेघालय, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम के, है ना, त्रिपुरा मिजोरम के जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके प्रशासन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। कौन सा, 6ठी अनुसूची में। ठीक है, और ये 7वीं अनुसूची में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सूची का वर्णन किया गया है, जैसे संघ सूची, है ना, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन यहाँ पर मिलता है। और 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है, जो हम लोगों ने देखा वर्तमान में संविधान में, है ना, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। 9वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर
भूमि सुधार का वर्णन मिलता है, भूमि सुधार का इसमें वर्णन मिलता है। और ये 10वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी में दल बदल का वर्णन दल बदल का प्रावधान है। यहाँ पर दल बदल का प्रावधान किया गया है यहाँ पर किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। और इसी में देखिएगा 92वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में ये संविधान संशोधन किया गया। 92वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया, दल बदल कानून को लाया गया, है ना, 10वीं अनुसूची। उसके बाद जो 11वीं अनुसूची जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का वर्णन किया गया, पंचायती राज का व्यवस्था किया गया। और इसी पंचायती राज में विषयों की संख्या 29 हो जाता है। उसके बाद लास्ट जो अनुसूची है हमारा 12वीं अनुसूची, इसमें देखिएगा 74वीं संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है ना, नगर पालिका का वर्णन किया गया और इसमें विषयों की संख्या 18 हो जाता है। ठीक है, यहां पर चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर कहता है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कहां पर? तो यही स्वराज पार्टी ने दिया। कब? 1924 में इसने प्रस्तुत किया। 1924 में इन्हें सबसे पहले प्रस्तुत किया कि यहां पर संविधान सभा भी लाया जाए और इसी के तहत संविधान का भी प्रावधान किया जाए। और सबसे पहला प्रस्तुत किया किसने? स्वराज पार्टी ने, है ना। इसको सबसे पहले स्वराज पार्टी ने इसको प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी। कौन? हैदराबाद, है ना। 3 रियासतें, बहुत बड़ा बड़ा रियासतें रहा है, जिसमें हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। पूछा जा सकता है कि भारत में वह कौन सा, है ना, वह कौन सा क्या रियासत है जो भारतीय संविधान सभा के समय में वह शामिल नहीं हुआ था? तो यही हैदराबाद जो है यह रियासत, है ना। और जब यहाँ पे संविधान सभा का गठन जो हुआ तो इसी गठन में पहला जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, है ना। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। बिहार के, आधुनिक बिहार के पिता कहे जाते हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार के जनक कहे जाते हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है ना। उस समय में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे और इन लोगों ने बिहार के पृथक्करण के लिए बहुत ज़्यादा, है ना, आंदोलन किया था, मांग की थी। और यही वजह है कि आप देखिएगा जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो बिहार के पृथक्करण की जो मांग उठाई जा रही थी सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा, इसमें यहाँ पे मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। इस तरीके से 1912 में बिहार एक अलग प्रांत के रूप में सामने आया, जिसके आधुनिक बिहार के जनक सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। बाद में आप देखेंगे, है ना, 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष इसका बनाया गया। कब? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया, है ना, यहाँ पर। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखते चले। तो हम लोग अभी अध्याय 2 देखते हैं। ओके, 2, ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप क्या है? ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप हम लोग देखेंगे। तो ये स्वरूप में देखिए, कहता है कि लघु किसान किसको कहते हैं? लघु किसान किसको कहते हैं? तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जिसके पास जमीन हो उसी को हम लोग लघु, है ना, किसान कहते हैं। सीमांत किसान किसको कहते हैं? तो वह किसान जिसके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन हो उसको हम लोग सीमांत किसान कहते हैं, है ना, सीमांत किसान कहा जाता है। पूछा जा सकता है कृषक मजदूर किसको कहते हैं? तो देखिएगा, अपनी जमीन नहीं, दूसरे के खेत में काम करने वालों को हम लोग कृषक मजदूर कहते हैं यहाँ पर। मध्यम वर्गीय किसान कौन है? तो 5 एकड़
है ना, 8 बीघा वाले जो जमींदार हैं उन्हीं को हम लोग मध्यम वर्गीय किसान कहते हैं। तो बड़ा किसान कौन हो जाता है, बृहद किसान किसको कहते हैं, तो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, है ना, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, यानी कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जिसके पास ज़मीन है उसको हम लोग बृहद यानी कि बड़ा किसान हम लोग कहते हैं। और ये 2011 जनगणना के अनुसार ये कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तीसरा अध्याय है, 6ठा क्लास का हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, शहरी जीवन का स्वरूप क्या है। तो शहरी जीवन का स्वरूप हम लोग देखेंगे पटरी वाला व्यापारी। अभी भी आप देखते हैं पटना में घूमते होंगे, राजस्थान में घूमते होंगे, दिल्ली में घूमते होंगे, तो रेडी लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। रेडी संस्कृतियाँ जो बहुत ही ज़्यादा भारत में प्रसिद्ध है यहाँ पर, है ना। इसी को पटरी वाला व्यापारी, जैसे सड़क किनारे चादर बेचने वाले, चटाई बेचने वाले, तिरपाल बेचने वाले, है ना, ये सामान बेचते हैं, चढ़ा करके क्या करते हैं, सामान बेचते हैं, ये सारा चीज़ें। और ये सारे चीज़ों का बिक्री भी सड़कों के किनारे भी होता है ना। कभी नगर पालिका वाला आया तो बेचारे ठेला वगैरह लेकर के भाग जाते हैं। ठीक है, भारत में शहरों की संख्या लगभग कितना, तो 4000 से कहीं ज़्यादा शहरों की संख्या है भारत में। 4000 से ज़्यादा शहरों की संख्या हो जाता है भारत में। लेन देन का तबदला स्वरूप भी यहाँ पर देखते हैं, क्या है लेन देन का तबदला स्वरूप। और यहाँ पे हम लोग अध्याय नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। प्राचीन भारत के इतिहास को आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर लोगों के पास कोई मुद्रा नहीं था, है ना, खरीद बिक्री के लिए। तो लोग क्या करते थे, वो लोग अपना सामान किसी और को देते थे और किसी और का सामान खुद लेते थे। जैसे मानते हैं कि अगर आपके यहाँ धान होता है और हमारे यहाँ गेहूं होता है, तो हम एक दूसरे का जो उत्पाद है अदल बदल लेते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे आपके पास धान हुआ, मेरे पास गेहूं है, हमारे पे यहाँ धान की कमी है, आपके पास गेहूं की कमी है, तो हम एक दूसरे को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, है ना। इसी प्रक्रिया को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, श्याम नारायण जी हैं, रिक्शा चालक, भभुआ जिले का एक कृषक मजदूर था। कहानी के माध्यम से आप देखिएगा, इसलिए कहा जाता है ना कि जब भी आप SCERT पढ़िए, है ना, जब भी आप SCERT पढ़ते हैं या NCERT पढ़ते हैं, अगर एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए तो आपका GS बहुत मजबूत हो जाता है ना। फिर आपको 5 साल 4 साल पटना में रहकर तैयारी करने का, दिल्ली में रह के तैयारी करने का, है ना, समय नहीं मिलेगा। क्योंकि वो लोग जो होते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा, है ना, बेसिक कमज़ोर होता है, बेसिक उन्होंने कभी सुधार नहीं किया, जिसके वजह से 1 साल के चक्कर में 5 साल तक गुजारना पड़ता है पटना दिल्ली में, है ना। जो विद्यार्थी NCERT और SCERT पर कमांड किया है उनका GS बहुत अच्छा होता है ना। बाकी ये सब्जेक्ट ही है, अपने सब्जेक्ट को ग्रोथ देने का काम करता है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि प्राचीन काल में देखिएगा, आखेटक युग में, है ना, यहाँ पे आखेटक युग में क्या है, जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था, है ना, जीवन यापन करता था। यहाँ पे क्या है, प्राचीन काल में, तो यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि प्राचीन में आखेटक युग। जैसे हम लोग अगर पाषाण काल की अगर बात करें, तो पाषाण काल में आप समझिएगा, वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रमाण हमें नहीं मिलता, ऐसा कोई भी हमें साहित्यिक लेख नहीं मिलता जिसके आधार पर हम ये कह सकते कि वहाँ का समाज का जीवन यापन ऐसा था। तो हमें निर्भर रहना पड़ता है उन स्रोतों पे जो जिसे हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत हम लोग कहते हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा उस समय जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया, उन्हीं पत्थरों के, है ना, उन्हीं पत्थरों के यानी कि प्रयोग के आधार पर जो लोगों ने उस जीवन में जिया है ना, उसी अध्ययन के आधार पर हम लोग पाषाण के काल के बारे में कुछ ना कुछ हम लोग समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, वही कह रहा है, प्राचीन काल में आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, है ना, शिकार। क्योंकि उस समय का जीवन यापन कैसा था, शिकार पर, कंदमूल पर, है ना, लोग शिकार करते थे, कंदमूल खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे उस समय में। और यहाँ कहता है कि जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था, तब पशुओं का खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में करता था, है ना। बहुत समय की बात है, यानी कि जब मौर्य पीरियड में आप आएंगे, है ना, मौर्य पीरियड में, तब आपको मुद्रा का प्रचलन दिखाई देगा।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब आएंगे तो आपको मुद्रा का कहीं ना कहीं इसके रहस्य के बारे में, इसके इतिहास के बारे में आपको वर्णन मिलता है। जैसे एक चीज़ देखिएगा, हुमायूं को एक भिस्ती ने बचाया था। हुमायूं को एक भिस्ती ने बचाया, तो भिस्ती को बचाने के बाद जो हुमायूं फिर से गद्दी को प्राप्त किया तो उसको लगा कि यार हमें किसी व्यक्ति ने बचाया है। तो उस बंदे ने, हुमायूं ने एक दिन के लिए उस भिस्ती को भारत का बादशाह बनाया था, और एक दिन में ही वो व्यक्ति एक चमड़े का सिक्का जारी किया, है ना। एक दिन में ही वो चमड़े का सिक्का जारी किया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, बाढ़ में चारागाह युग में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। जैसे आप देखते हैं ना, वैदिक काल में, वैदिक काल में ही तो आकर के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हमारे सामाजिक संरचना में। सबसे ज़्यादा जो विवाद है, जो सामाजिक संरचना में आप देखते हैं, है ना, उसी समय आप देखिए वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड करके हम लोग देखते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। इसी समय सामाजिक संरचना जो है बहुत जटिल होने लगी। इस समय अगर हम लोग वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में गाय की प्रधानता सबसे ज़्यादा थी। जैसे में आप कह सकते हैं ना, जिसके पास, आप अगर 10 स्टूडेंट हैं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो मोबाइल 2-4 रखा हो, है ना, एप्पल का मोबाइल रखा हो, बढ़िया सा मोबाइल रखा हो, तो कहा जाता है कि ये लड़का बहुत अमीर होगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। अभी हमारी जो ज़िंदगी है ये मशीनों से घिर गई है। हमारा जो ज़िंदगी है मशीन से घिरा हुआ है। मोबाइल के बिना, लैपटॉप के बिना, डेस्कटॉप के बिना, किसी भी गैजेट के बिना हम 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, है ना। उसी तरीके से आप देखिएगा तो वैदिक काल में लोगों के जीवन का हिस्सा था गाय, है ना, लोगों के जीवन का हिस्सा था गाय। इसीलिए समय का आकलन अगर देखिएगा तो गाय के नाम पे होता था। जिसके पास जितना गाय होती थी वह व्यक्ति उतना ही अमीर होता था, वह व्यक्ति उतना ही समाज में प्रतिष्ठित होता था, वह व्यक्ति उतना ही समाज में प्रभावशाली होता था। कहा जाता है कि अगर आपके द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए तो अपनी छुटकारा पाने के लिए अगर उस व्यक्ति को गाय दे देते हैं यहाँ पर, तो आपको मुक्ति मिल जाती है। अभी भी वर्तमान में बहुत ऐसे, है ना, हिंदू धर्म के कुछ चीज़ें देखिएगा जो कहा जाता है कि गाय की अगर प्रधानता की बात करें तो गाय को यहाँ माता माना गया है। गाय हमारी माता है ना, क्या है, गाय हमारी माता है ना, ये कहा गया। चलिए, तो ये कहता है कि पशुओं का प्रयोग उस समय किस रूप में किया जाता था? मुद्रा के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कहता है मनुष्य जब खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। मनुष्य जब खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग जो है मुद्रा के रूप में होने लगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए और भी चीजें हम लोग देखते चले, है ना। देखिए, कहता है कि भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने, और यहाँ पर कहता है कि दिल्ली की गद्दी पर, है ना, यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया का नाम दिया गया, है ना, जिसे रुपया का नाम दिया गया। जैसे शेरशाह के समय में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा, है ना, किया गया। जैसे रुपया जो आज सबसे ज़्यादा, है ना, ये जो प्रचलित जो नाम है यह शेरशाह सूरी के द्वारा ही दिया गया। जैसे बिहार का अगर राजधानी पटना है तो पटना जो नाम है ना, यह पटना, इस पटना का नाम देखिएगा तो पाटलिपुत्र भी कहते हैं, पोलीब्रोथा भी कहते हैं, कुसुमपुर भी कहते हैं, अजीमाबाद भी कहते हैं, पाटलीग्राम भी कहते हैं, है ना, पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, कई नाम है। लेकिन शेरशाह के समय में इसका नामकरण पटना किया गया, और मुगलों के समय में यह जो नाम है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। आज हर लोगों के जुबान पर पटना 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 ही नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, ये पटना हो जाता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के समय में ही आप देखिएगा तो रुपया जो है ये रुपया चलाया गया जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। कहता है कि भारत में मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा की मुहर, है ना, और चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलता था। किसके समय में? मुगल साम्राज्य के समय में। अगर मुद्रा की बात करें तो चांदी का रुपया होता था, चांदी का रुपया, है ना, और तांबे का दाम बहुत ही ज़्यादा ये प्रचलित था यहाँ पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या था? प्रचलित था। चलिए, यहाँ पे कहता है कि आरबीआई को कागज नोट जारी करने का और छपवाने का अधिकार है ना।
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में किया गया था। और रिजर्व बैंक इंडिया के पीछे सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हो जाता है। अम्बेडकर ने भारत का निर्माण किया था। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे आज़ादी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जिस तरीके से महात्मा गांधी का है, उसी तरीके से भारत के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। डॉक्टर अम्बेडकर अगर नहीं होते तो भारत ऐसे ही बर्बाद हो जाता है ना। और महात्मा गांधी अगर नहीं होते तो भारत की आज़ादी को और सारा समय लगता, बहुत सारा समय लगता। इसलिए हमारे भारत में दो लोग हैं जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया, है ना। एक हो जाते हैं महात्मा गांधी जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और दूसरे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश का निर्माण किया, है ना। देश का निर्माण करना बहुत बड़ी बात है, और देश के निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास? तो वित्त मंत्री के पास हो जाता है सिक्के जारी करने का। प्लास्टिक मुद्रा में हम लोग क्या कहते हैं? एटीएम सह डेबिट कार्ड को कहते हैं। आजकल का सिक्का बहुत सारा है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम और निकेल का सिक्का भी है वर्तमान में। फेरिस्टिक स्टेनलेस स्टील भी है जिसमें 17% इसका योगदान है। और क्रोमियम जो आप लोग देख रहे हैं प्लस इसको कर दीजिए तो 83% ये आयरन हो जाता है इसमें, है ना। इसका सबसे ज़्यादा योगदान हो जाएगा। अलग अलग सिक्के अलग अलग धातु के बने होते हैं, है ना। अलग अलग सिक्के जो हैं अलग अलग धातु के ये बने होते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये हमारा इम्पोर्टेंट है, हमारी सरकार। और ये हमारी सरकार जो है यहीं से अब आपका, है ना, पॉलिटी प्रारंभ होता है। यहीं से पॉलिटी प्रारंभ होता है और यहीं से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको, है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पॉलिटी जो है छठा क्लास का, सातवां क्लास का, 8वां 9वां 10वां सब लोग कंप्लीट करेंगे ताकि आपके बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।